Assalamu alaikum. Wasim Sajjad here. Hope you are doing well. Welcome to the third lesson of research methodology. आज के इस सेशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. एक तो इंट्रोडक्शन टू साइनॉप्सिस राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू द इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड या एथिकल रिव्यू बोर्ड. और सेकंड पोर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे बल्कि डिस्कशन करेंगे डिफरेंट साइनॉप्सिस की. मैंने दो साइनॉप्सिस आपके लिए रेडी की हैं, जिनमें एक MBBS के लिए और एक BDS के लिए. MBBS में ऑब्वियसली KE का जो साइनॉप्सिस है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, और मैंने उसी को डिसाइड किया कि उसको डिस्कस करेंगे. एंड BDS के लिए डिमॉन्ट मरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो है डिमॉन्ट, उसका साइनॉप्सिस मेरे पास है. उनके टेम्पलेट्स को हम देखेंगे कि वो किस तरह है. KE का तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बट डिमॉन्ट का समहाउ वेरी सिंपल. तो चलो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है. सबसे पहले साइनॉप्सिस होता क्या है? इट्स अ ब्रीफ समरी ऑफ रिसर्च. ये रिसर्च की ब्रीफ समरी होती है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपके ऑब्जेक्टिव्स, वो जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये पूरी रिसर्च की एक समरी होती है. एंड इफ़ सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी अपनी डिफिनीशन है साइनॉप्सिस की, जो जिस तरह मैं डिफ़ाइन करता हूँ साइनॉप्सिस क्या होता है. ये नीचे जो है गूगल की डेफिनेशन है और ये मेरी अपनी डेफिनेशन है कि मैं किस तरह साइनॉप्सिस को डिफ़ाइन करता हूँ. इट्स अ ब्रीफ समरी ऑफ रिसर्च एंड इफ़ सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्स, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो. इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रपोजल submitted to institute review board या ethical review board in order to get approval for the research project. तो ये एक समरी होती है रिसर्च की. अगर आप इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं तो आप इसको एक प्रपोजल के तौर पर अपने एथिकल रिव्यू बोर्ड या इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड को सबमिट कराते हैं और वहाँ से अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड साइनॉप्सिस. जो विकीपीडिया या गूगल वगैरह पे आपको डेफिनेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह होगी. यूर साइनॉप्सिस डिस्क्राइब्स द प्लान फॉर यूर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इट टिपिकली सबमिटेड टू द प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड्स सो दे कैन अप्रूव यूर प्रोजेक्ट. सो बेटर यही है कि आप इस वाले डिफिनेशन पे फोकस करें. यही साइनॉप्सिस की डिफिनेशन है. ये एक रिसर्च की समरी है, सिंपल. और अगर आप इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो आप एज अ प्रपोजल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट अप्रूवल फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट. सो यहाँ ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिंपल. कोई इसमें कोई कम्प्लेक्स बात कुछ नहीं है ऐसी. तो आगे चलते हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड क्या होता है या एथिकल रिव्यू बोर्ड क्या होता है. बेसिकली हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक रिसर्च मॉनिटरिंग या रिसर्च जो वहाँ पे जितने भी रिसर्च होते हैं उनको अप्रूवल देने के लिए और उनको प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए, और जो सब्जेक्ट्स या ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स उस रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक कमेटी होती है जो हर इंस्टीट्यूट के अंदर होती है. डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके. तो वो कमेटी मिलके क्या बनाता है? इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड या एथिकल रिव्यू बोर्ड. इसके डिफरेंट नामों से इसको जाना जाता है. इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी कहते हैं IEC, और एथिकल रिव्यू बोर्ड ERB और रिसर्च एथिक्स बोर्ड. तो डिफरेंट नाम है बट चीज़ एक ही है. इट इज़ अ कमेटी दैट अप्लाइज रिसर्च एथिक्स बाय रिव्यूइंग द मेथड्स, सही है, proposed for research to ensure that they are ethical. ये इंश्योर करते हैं कि जो मेथडोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है वो एथिकल है. Such boards are formally designated to approve, monitor and review by medical and behavioral research involving human beings. और इनके पास ये अथॉरिटी होती है, डिजिग्नेशन होती है कि वो अप्रूव करे और फिर उसको मॉनिटर करे या रिव्यू करे जितनी भी बायोमेडिकल रिसर्चेज होते हैं, स्पेशली जिनके अंदर ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं. तो उनको ऑब्वियसली ह्यूमन लाइव्स जो है वो पहले हमारे पास प्रियोरिटी होती है रिसर्च के दौरान कि वो वहाँ पे उनको कोई डेंजरस वो ना हो. तो नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन में है कि दे ऑफन कंडक्ट सम फॉर्म ऑफ रिस्क बेनिफिट एनालिसिस. देखा जाता है कि उस स्टडी से रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट्स ज़्यादा हैं. तो अगर उस स्टडी के बेनिफिट्स और कम कर रहे हो ऑन द रिस्क
तो उसको अलाउ किया जाता है और देखा जाता है कि मतलब इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट को, कि जो बंदा रिसर्च कर रहा है वुड इट बी बेनिफिटिंग द ह्यूमैनिटी और इट विल पुट एट रिस्क द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उसी को एनालाइज करके फिर अप्रूवल देते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ये IRB या ERB है। यहाँ पे IRB ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी करंट आज के दिन तक जो मतलब लोग काम कर रहे हैं वो ये 8 बंदे हैं, जिसमें चेयरमैन है, सेक्रेटरी है और बाकी सारे मेंबर्स हैं। तो ये सब मिल के क्या बनाते हैं, एथिकल रिव्यू बोर्ड या रिव्यू कमेटी या जो भी आप कह दें, डिफरेंट नाम से जो जाना जाता है। तो ये बंदे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन से सिनॉप्सिस के। ये अब असल चीज़ है, ये सारा जितना भी ये लिस्ट है ये आपने याद रखना है, इसमें से कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली दिस सेशन में भी अ बिट लेंथी, क्योंकि ऑब्वियसली सिनॉप्सिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी सारे लोग सिनॉप्सिस के मुतल्लिक वर्कशॉप्स ले रहे होते हैं या उसके सेशन ले रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली सिनॉप्सिस की इंपॉर्टेंस इसी वजह से ज़्यादा है कि अगर आप एक अच्छा सिनॉप्सिस लिख लेते हैं तो आपको एथिकल अप्रूवल लेटर मिल जाता है। और एथिकल अप्रूवल लेटर क्या होता है? एथिकल अप्रूवल लेटर जब आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट कराते हैं ERB के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक लेटर इशू करा जाता है। अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाता है तो वो एक लेटर इशू कराते हैं। जो लेटर आप जिस जगह पे भी जाते हैं, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, चाहे सोसाइटी के अंदर हो, वो लेटर आपके पास होता है जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट, कोई पेशेंट, कोई स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है, या जो इंस्टीट्यूट के हेड्स होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप लेटर हमें दिखाएं, एथिकल अप्रूवल लेटर दिखाएं, तो उसके बाद हम आपको डेटा कलेक्शन के लिए अलाउ करेंगे। अगर आपके पास वो एथिकल अप्रूवल लेटर हो तो आप डेटा ले सकते, अदरवाइज यू कांट कलेक्ट द डेटा। सो इसीलिए सिनॉप्सिस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और सिनॉप्सिस का जो बेसिक आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपने इसको कन्विंसिंग पैटर्न में लिखना है, यानी आपने इसके ज़रिए अपने जो एथिकल रिव्यू बोर्ड है उनको कन्विंस करना है कि वो आपको अलाउ करे फर्दर रिसर्च। ये इतना अच्छा होना चाहिए कि वो इनकार ना कर सके या वो उसको रिजेक्ट ना कर सके, बल्कि आपको अप्रूवल दे और लेटर इशू करा दे। एंड इट्स एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि आप एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, क्योंकि जब आपका सिनॉप्सिस डिसाइड हो जाता है ऑलमोस्ट आपका आधा काम जो है वो हो जाता है रिसर्च का। आर्टिकल लिखना इतना मुश्किल नहीं है, सिनॉप्सिस अच्छा लिखना और फिर सिनॉप्सिस की अप्रूवल मिल जाना, ये रिसर्च के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब आप यूँ कह लें अचीवमेंट कह लें कि आपके रिसर्च पब्लिकेशन टुवर्ड्स द पब्लिकेशन एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका पार्ट होता है, बायोडेटा ऑफ द पार्टिसिपेंट। जितने भी पार्टिसिपेंट रिसर्च के अंदर काम कर रहे हैं उन सबका बायोडेटा, उनकी डिजिग्नेशन, नेम और उनकी एफिलिएशन। सबसे पहले नेम होता है, उसके बाद उनकी डिजिग्नेशन होती है, स्टूडेंट है, प्रोफेसर है या डॉक्टर्स जो भी है। उसके बाद उनकी एफिलिएशन है, उनके हॉस्पिटल, उनका कॉलेज या वो जिस तरह भी हैं, तो वो 3 चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, या कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्पलेट ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। हर इंस्टीट्यूट का सिनॉप्सिस के हवाले से अपना एक टेम्पलेट होता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। दूसरी चीज़, टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली आपने टाइटल भी मेंशन करना होता है। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन मेंशन करना होता है। इंट्रोडक्शन में आपने कुछ बैकग्राउंड मेंशन करना होता है। ये आगे एक एक हम फिर से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं, मटेरियल एंड मेथड्स एंड डेटा कलेक्शन। ये चीज़ें, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, आपने कैसे डेटा कलेक्ट करने, आगे एक एक मैं बताऊंगा। फिर रेफरेंसेस आपने लिखने, जो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे या जिन जर्नल का आप हवाला देंगे, जिन आर्टिकल्स का आप हवाला देंगे, उनके रेफरेंसेस भी आपने लिखने हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने होते हैं। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जब इन चीज़ों के साथ मिल जाती है, ये ऊपर सिनॉप्सिस है सारा और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब ये मिल जाती है तो ये क्या बनाते हैं, ये एक प्रपोजल बना देते हैं जो कि आप ERB के अंदर सबमिट करा देते हैं। और आखिर में बहुत सारी दुआएं मेरे लिए, अपने लिए, कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाए। चलो आगे चलते हैं। वो है बायोडेटा ऑफ पार्टिसिपेंट्स।
पार्टिसिपेंट्स के बायोडाटा में ऑब्वियसली 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, जल्दी जल्दी करते हैं। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, डिजिग्नेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट, यानी वो स्टूडेंट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और आप आगे डिपार्टमेंट भी लिख लें। उसके बाद एफिलिएशन ऑफ द पार्टिसिपेंट, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नेम लिखे, कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कुछ है तो उसका नेम लिखते हैं, तो इसकी एफिलिएशन हो जाएगी। उसके बाद टाइटल ऑफ द साइनॉप्सिस शुड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। वो तो ज़ाहिर बात है, जब हम टाइटल ऑफ द जर्नल कर रहे थे आर्टिकल, जब पिछले टॉपिक में हमने किया था कि टाइटल कैसे बनाना है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे प्रियोरिटी होती है। आप जो चीज़ फाइंड कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, वही आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड इट इज़ आइडियली रिटन आफ्टर राइटिंग द होल साइनॉप्सिस। अब इसमें ये कौन सा ट्रिक है कि मतलब टाइटल को सबसे आखिर में लिखना है। इसकी वजह ये है कि जब आप साइनॉप्सिस लिखते हैं तो अक्सर औकात ये होता है कि आपका जो टाइटल है वो काफ़ी रिफाइनिंग प्रोसेस से जाता है। कभी आप उसको एक तरफ से मोड़ते हैं, कभी दूसरी तरफ, चीज़ वही रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। क्योंकि जब आप साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह नीचे की तरफ जब आते हैं, तो आपको काफ़ी जगहों पे महसूस होता है कि मेरा जो टाइटल है दैट नीड्स सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो इस वजह से जब आप सारा साइनॉप्सिस लिखते हैं तो उसके बाद आपके पास एक्चुअल आपका टाइटल आ जाता है और आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, अब मेरा टाइटल ये बन गया। टाइटल तो पहले से ही हम डिसाइड कर लेते हैं, जिस तरह पिछले टॉपिक में हमने किया साइनॉप्सिस से पहले, तभी तो जाके आप साइनॉप्सिस लिखते हैं। लेकिन रिफाइनिंग का प्रोसेस थ्रू आउट द साइनॉप्सिस राइटिंग कंटिन्यू रहता है। जब आपका साइनॉप्सिस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यू बिकम श्योर कि आपका जो टाइटल है वो अब फाइनलाइज हो चुका है। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ साइनॉप्सिस में क्या लिखना है? ब्रीफली एक्सप्लेन द बैकग्राउंड। आप क्यों ये स्टडी कर रहे हैं, किसने पहले इसके ऊपर स्टडी किया है, तो आपने कोई रिसर्च गैप फाइंड किया जिसकी वजह से आप रिसर्च करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आपने ब्रीफली ज़रा अपने बैकग्राउंड को, इस रिसर्च के बैकग्राउंड को आपने एक्सप्लेन कर देना है उसके अंदर। इसके अलावा हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। आपने बताना है कि मैं ये स्टडी क्यों करना चाहता हूँ, इससे ह्यूमन को बेनिफिट क्या होंगे, इससे मेडिकल एजुकेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और ये किस तरह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोल ऑफ नॉलेज है उसमें कैसे ये मज़ीद नॉलेज ऐड करेगा, और मज़ीद जो ऑनकमिंग एरा है उसके अंदर रिसर्च के लिए, मज़ीद रिसर्च के लिए कैसे दरवाजे खोलेंगे। तो ये सारा जो भी चीज़ है उसके इम्पोर्टेंस को आपने हाईलाइट करना है। तीसरी चीज़ जो है, क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। ऑब्वियसली आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव्स भी बताने होते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, और इसके जो रिजल्ट आएंगे उनको किस तरह से साइंस के अंदर, मेडिसिन के अंदर, या मेडिकल एजुकेशन के अंदर, या सोसाइटी के अंदर कैसे एप्लीकेबल होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपने, एक किस्म का एप्लीकेबिलिटी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस, तो आपने वो बताना है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि ऑब्जेक्टिव्स लिखना। ऑब्जेक्टिव्स आप जब लिखते हैं तो रिमेंबर योर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट लाइक यू। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना चाहिए कि योर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट लाइक यू। तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट इज़ बेसिकली एक्रोनियम। एस से मतलब सफिशेंटली और स्पेसिफिक। सफिशेंटली स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, या सिर्फ स्पेसिफिक भी कह सकते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफाइड हो, बिल्कुल रिफाइन हो, एक स्पॉट के ऊपर वो स्पेसिफिक हो। यानी जिस तरह मैंने टाइटल डिज़ाइन करते वक्त पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कम्युनिटी मेडिसिन पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जो है फैमिली प्लानिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। आपने उस चीज़ को नैरो ऑन करना है और एक रिफाइंड स्पॉट के ऊपर जाके आपने उसको स्पेसिफाई करना है। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो वेरी स्पेसिफाइड होना चाहिए। 1 या 2 ऑब्जेक्टिव ही होते हैं हर रिसर्च के। उसके बाद मजरेबल होने चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स आप हासिल करना चाहते हो वो मजरेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई ओट पटांग सी चीज़ हो जिसको आप मजर ही ना कर सको। तो वो चाहे डिस्क्रिप्टिव में हो या फिगर में हो, बट मजरेबल होने चाहिए। इसके बाद अचीवेबल हो। ऑब्वियसली अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स आप रिसर्च से अचीव नहीं कर पा रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपका रिसर्च का ही फ़ायदा नहीं है। तो अचीवेबल तो होनी ही चाहिए। उसके बाद रेलिवेंट होने चाहिए। ये तो सारी चीज़ें हमने टॉपिक सिलेक्शन के दौरान जो किए थे। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आपके स्टडी के रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखने चाहिए जो आपके रेलिवेंट ना हो। इसके बाद टाइम बाउंड होना चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान वो ऑब्जेक्टिव्स आप हासिल करें उस तरह से। इसके ऊपर टाइम बाउंड का एक आप उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं। तो ये सारा कुछ मिलके क्या बनाता है? स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट लाइक यू। नेक्स्ट चीज़ें हैं, अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो है।
वो तो प्री रिक्विजिट था कि उसके करेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, वो स्मार्ट का एक्रोनियम उसके लिए याद रखे। और यहाँ पे फिर आपने ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने हैं, तो उसमें ये है कि स्टार्ट विद एन एक्शन और वर्ब, शुड बी मेजरेबल एंड स्पेसिफिक, वही चीज़ें जो पिछले करेक्टरिस्टिक में हमने देखा। शुड क्लियरली डिफाइन द इंटेंट ऑफ रिसर्च, आपके रिसर्च का इंटेंट, उसका मकसद, वो सारा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। शुड क्लियरली डिफाइन ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च, जितने भी वेरिएबल एक्स वाई जी, आप जिन चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च करते हैं, दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स, तो वो सारी चीज़ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव एक रिसर्च का बाजू अक्सर एक ऑब्जेक्टिव ही होता है या दो, क्योंकि हमने देखा है पिछले लेक्चर से, हम यही कहते आ रहे हैं कि आपका जो टॉपिक है वो एक स्पॉट के ऊपर होना चाहिए, एक बिल्कुल जो है रिफाइंड फॉर्म में होना चाहिए, छोटी सी चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। बड़ा सा सब्जेक्ट लेके या बड़ा सा एक फील्ड लेके उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया जाता। तो टू नो द प्रिवेलेंस ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट्स इन इन्फेंट्स बर्न टू द फीमेल्स हैविंग कोविड-19 इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मैंने टाइटल बनाया खुद, ऑब्जेक्टिव बनाया इसके ऊपर, ये इसी को टाइटल बना के आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज़ नो आर्टिकल ऑन दिस, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई कि, बट मुझे पता भी नहीं है कि कोविड कंजेनिटल कैटरेक्ट काज भी करता है या नहीं करता, बट समहाउ आप अगर नहीं भी करता तो भी आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और आप एटलीस्ट इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि कंजेनिटल कैटरेक्ट्स का जो रिस्क है या उसकी जो प्रिवेलेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करती अगर फीमेल को जो है वो कोई ऑब्वियसली डिफरेंट वायरस है जिनसे कंजेनिटल कैटरेक्ट्स होते हैं, कोविड भी उसी तरह एक वायरस है। तो आपने उसका ये आप प्रिवेलेंस देख सकते हैं कि क्या जिन फीमेल को प्रेगनेंसी के वक्त कोविड-19 के इन्फेक्शन हुआ है, क्या उनके बच्चों में कंजेनिटल कैटरेक्ट्स प्रिवेलेंट है या नहीं है। इस चीज़ के ऊपर आप, ये ऑब्जेक्टिव भी है और टाइटल भी है। टू फाइंड द रिलेवेंस ऑफ कोविड-19 विद द हेयर लॉस के ऊपर आई थिंक कोई आर्टिकल है या मैंने वैसे कहीं पे पढ़ा या कुछ ना कुछ तो होगा जो मुझे ये आइडिया आया है हेयर लॉस के ऊपर। एंड आइडेंटिफाई वेदर दिस हेयर लॉस हैज़ एनी स्पेसिफिक पैटर्न और नॉट, ये भी आप इसी को थोड़ा सा रिफाइन करके आप इसी को भी टाइटल बना के अपना रिसर्च कर सकते हैं। सो ये दो मैंने आपको फ्री में दिए कि आप इसके ऊपर जो है इनको इस्तेमाल करते हो आप अपना रिसर्च प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपकी स्टडी है। तो आगे चलते हैं। फिर ऑपरेशनल डिफिनेशंस इन अ साइनॉप्सिस, जो चीज़ें जो टर्म्स बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में, तो उनको आपने डिफाइन करना है ताकि एक आम आदमी उसको समझ सके। अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि ये क्या है, तो उनको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी अल्फाज की डेफिनेशन आपने लिखनी है कि उनका मकसद क्या है। डिफाइन स्पेसिफिक टर्म्स इन्वॉल्व इन योर रिसर्च एंड डिस्क्राइब हाउ यू इंटेंड टू मेजर देम टू सिंप्लीफाई द अनकॉमनली यूज्ड आर वेग वर्ड्स। रिमेंबर, अनकॉमनली यूज्ड यानी जो ऑब्वियसली मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह आम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, आर वेग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनके मानी आम आवाम को नहीं पता चल रहे, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि इसका क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल बाय अ कॉमन मैन। तो इन चीज़ों को डिफाइन करना ऑपरेशनल डिफिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मॉर्बिडिटी और एफिकेसी, दो चीज़ें हैं। मॉर्बिडिटी, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इवन नहीं पता मॉर्बिडिटी क्या होता है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, दिस कैन बी अ प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, सिवियर पेन, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन वगैरह वगैरह। सही, तो इस तरह से आप मॉर्बिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि मॉर्बिडिटी क्या है। फिर एफिकेसी क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, या उसको मज़ीद आप एक्सप्लेन करेंगे कि टाइम टेकन टू रिलीव द सिम्टम्स। ये ऑपरेशनल डिफिनीशंस आप टाइटल या उसमें जितने भी 2-3 ऑपरेशनल डिफिनीशन ही होते हैं, हर रिसर्च के इतने ज़्यादा नहीं होते, सो 2-3 डिफिनीशन आपने लिखने, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ईजी उन चीज़ों के सिर्फ मानी लिखने, उन चीज़ों को सिर्फ एक्सप्लेन करना है जो आपके रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है, सो वो चीज़ें कोई इतनी मुश्किल वो नहीं है। नेक्स्ट चीज़ें हैं कि मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट टू बी रिटन इन अ साइनॉप्सिस। मटेरियल एंड मेथड्स आपने मेंशन करने अपने रिसर्च के। ऑब्वियसली हम पूरा एक खुलासा जो समरी है रिसर्च का वो साइनॉप्सिस के अंदर लिख रहे हैं, तो आपने मटेरियल्स एंड मेथड्स भी आपने लिखने हैं कि कौन कौन से मेथड्स और क्या चीज़ें मैं कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा और किन लोगों को यूज़ करूँगा, तो वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। स्टडी डिज़ाइन
आपका आपकी कौन सी स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल है, कोहोर्ट है और प्रोस्पेक्टिव। ये सारे मैंने आपको बताया। क्रॉस सेक्शनल जो प्रेजेंट टाइम में प्रेवेलेंस फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करने के लिए प्रेजेंट टाइम के अंदर रहते हुए आप करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल है। कोहोर्ट जो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आप उनको फॉलो करते हैं इन द फ्यूचर किसी भी सैंपल को, तो कोहोर्ट होता है। और प्रोस्पेक्टिव जो पास्ट के अंदर अगर कोई चीज़ कोई बीमारी रही है, कोई चीज़ रही है, उसका इफेक्ट रहा है तो उसकी प्रिवेलेंस देखना, उसको प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। स्टडी सेटिंग ऑब्वियसली जो एरिया है जहाँ पे आपका पॉपुलेशन, टारगेटेड पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता ही आ रहा है, वो एरिया आपने मेंशन करना है। लाहौर है, पाकिस्तान है, म्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर आप कर रहे हैं, या म्यू हॉस्पिटल के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके जो मसाइल है, मतलब हॉस्पिटल हैज़र्ड्स है उनके ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आप देखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। या कोई पेशेंट से जो म्यू हॉस्पिटल के अंदर स्पेसिफिकली कोई यूनिट ऐसा इस्टेब्लिश है तो उसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, 1 मंथ आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द साइनोप्सिस, 1 ईयर ऑफ द अप्रूवल ऑफ द साइनोप्सिस। कितने ड्यूरेशन के अंदर आप ये रिसर्च कंडक्ट करेंगे आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द साइनोप्सिस, तो वो सारा आपने उसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट चीज़ जो है सैम्पल साइज़ है। सैम्पल साइज़ इस तरह है कि सिंपल साइज़ जो है, सिंपल साइज़ में आप एक रेंज भी बता सकते हैं उनको कि मैं 300 से लेकर 400 पेशेंट्स को या सब्जेक्ट्स को रिक्रूट करूंगा इस स्टडी के दौरान, या एग्जैक्ट फिगर भी बता सकते हैं कि मैं 900 पेशेंट को या स्टूडेंट को या सब्जेक्ट्स को इस स्टडी के अंदर रिक्रूट करूंगा, एज अ सैम्पल इस्तेमाल करूंगा। तो वो ये सब कुछ उसमें आपने लिखना है। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, आप किस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे। तो सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स से वो जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे या डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे तो डेटा कलेक्शन के दौरान हम ये सैम्पलिंग वाला आपको मैं डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा। कंसेक्टिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो सबसे सिंपलेस्ट वे है कि वो ये है, कंसेक्टिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यानी आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें से कोई भी बंदा जो आपको मिल रहा है तो आप उसको पकड़ के सैम्पलिंग में डाल लेते हैं। इसको कहते हैं कंसेक्टिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी आपका जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर है, तो उनमें से जो भी आपको मिलता है, आपके फ्रेंड्स है, आपके कोलीग्स है, आपके क्लास फेलो है, तो वो जो भी आपको मिल रहे हैं आप सबको पकड़ के जो इजीली एक्सेसिबल है उसमें आप ना मेल फीमेल को देखते हैं, ना आप डिफरेंट कॉलेजेस को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि MBBS का या BDS का है। बस MBBS या BDS दोनों में से किसी का भी है और आपने वो लगाया हुआ है तो आप उस यानी आपके उसको जब वो आपके ऑब्जेक्टिव या उसके अंदर आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर तो आप उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद सिंपल सिलेक्शन। अब यहाँ पे सिंपल सिलेक्शन जो है कि सिंपल आपने कैसे सिलेक्ट है, ऑन व्हाट बेसिस सिंपल कैन बी टेकन या सिलेक्टेड फ्रॉम द टारगेटेड पॉपुलेशन। कोई एक स्पेसिफिक अगर आप डिफाइन करते हैं कि मेरा जो सिंपल है, मेरा पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, यानी कोविड के लेट सपोज आप ले लेते हैं कि कोविड के जो पेशेंट है या आप डायबिटीज़ के पेशेंट के ऊपर करना चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि आपके स्टडी के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल से एक्सक्लूजन का मतलब कोई टैग लगाते हैं आप अपने सैंपल के ऊपर कि अगर मेरे सैंपल में ये चीज़ें एग्जिस्ट करे तो मैं उसको शामिल नहीं करूँगा सैंपलिंग में। पॉपुलेशन के अंदर तो आपका है बट सैंपल के अंदर आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह अगर कुछ टैग्स आप लगाते हैं और आप कहते हैं कि अगर ये चीज़ें मेरे उसमें हुई तो मैं उसको जिस तरह इंक्लूजन एंड इंक्लूड एंड एक्सक्लूड से निकला है, तो कुछ टैग्स होते हैं जिनको बेस बना के आप सैंपल रिक्रूट करते हैं, और कुछ टैग्स अगर एग्जिस्ट करे किसी सैंपल में तो आप उसको कहते हैं कि नहीं, आप मेरे सैंपलिंग के मुताबिक नहीं आ रहा हो, आपके ऊपर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लग रहा है तो आपको मैं सैंपल में शामिल नहीं करूँगा, दो ही एग्जिस्ट या ही इज़ देयर इन योर टारगेटेड पॉपुलेशन। यानी पेशेंट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19, आपने अगर कोई स्टडी करना है और उसमें आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि पेशेंट जो कि कोविड-19 से वैक्सीनेटेड हो उनको मैंने शामिल नहीं करना, तो जितने भी वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो सारे आपके सैंपल से निकल जाएंगे। इसी तरह पेशेंट हैविंग अ स्पेसिफिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, अगर आप कहते हैं कि मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नहीं रखना चाहता, सही, तो इस तरह एक चीज़ को बेस बना के आप अपने सैंपल को रिफाइन करते हैं, उसको उसके सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया रखते हैं कि जिन को डायबिटीज़ हुआ है वो मेरे उसमें रिसर्च में शामिल नहीं हो सकते, जो कोविड-19 के वैक्सीनेटेड है
वो शामिल नहीं हो सकते। तो इस तरह आपने उनको एक्सक्लूड किया। फिर इंक्लूड किसको करना है, आपने फिर से एक अनाउंसमेंट टाइप करनी है, जिस तरह क्लास के अंदर अनाउंसमेंट हो जाती है या किसी टीम के अंदर, कि अगर किसी के अंदर ये एबिलिटी हो तो वो आ जाए और हमारी टीम में शामिल हो जाए। ओनली दो सब्जेक्ट दैट आर कंप्लीटली API वैक्सीनेटेड, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग अर्ली एज, अगर सिर्फ वही पेशेंट जो API वैक्सीनेटेड हो, अर्ली एज हो और एज रिकमेंडेड बाई WHO के मुताबिक, जितने भी एज के ऊपर जो टीके वगैरह लगते हैं, हिफाजती टीके, अगर वो पेशेंट फुली वैक्सीनेटेड हो API प्रोग्राम के तहत, तो सिर्फ वही मेरी रिसर्च के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई टेक डिसाइड करके आप अपने सैंपल की सिलेक्शन करते हैं। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मटेरियल्स एंड मेथड्स में ये भी आता है कि डेटा आपने कैसे कलेक्ट करना है। इंटरव्यूज़ के ज़रिए करना है, डिफरेंट पेशेंट से जाके इंटरव्यू लेना है, गूगल फॉर्म्स बना के ग्रुप्स में भेजना है जो कि किसी ने फिल नहीं करने। आगे क्वेश्चनेयर है, आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हो, क्लास के अंदर जाते हो और शुगल में स्टूडेंट्स उसको सारा ख़राब करते हैं, बट फिर भी इतना सैंपल निकल ही आता है कि आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। हॉस्पिटल हिस्ट्रीज़ देख के, अगर पास्ट की हिस्ट्रीज़ आपके पास पड़ी हुई है, उनसे आपने किसी डिजीज़ की प्रिवेलेंस पास्ट में देखना चाहते हैं, तो आप हॉस्पिटल हिस्ट्रीज़ को भी इस्तेमाल करके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पुलिस रिपोर्ट्स अबाउट फायर आर्म इंजरीज या अबॉर्शन के केसेस या इन्फेंटिसाइड के केसेस या स्ट्रेंगुलेशन के केसेस, ऑब्वियसली इट्स मोर रिलेटेड टू द फोरेंसिक। तो आप उस तरह से पुलिस रिपोर्ट से भी जो है आप अपना डेटा कलेक्ट करके, किसी थाने में अगर आपका भाई शाही है और वहाँ पे आपके ताल्लुकात है, तो आप इजीली वहाँ पे जाके बैठ के सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के आपको सारा कुछ डेटा वहाँ पे मिल सकता है। अगली चीज़ है कि डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, आपने किस तरह जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको कैसे एनालाइज किया, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर्स क्या इस्तेमाल किया जिससे आपने डेटा को एनालाइज किया। द टूल्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी, ये आपने बताने हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है कि मैं क्वेश्चनेयर इस्तेमाल करूँगा, मैं गूगल फॉर्म इस्तेमाल करूँगा, ये सिनॉप्सिस के अंदर आपने मेंशन करनी है। सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल द नेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन SPSS 27-28 आज चल रहा है आजकल। नेम्स ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर कोई टेस्ट है बायोस्टैटिस्टिकल टेस्ट आपने यूज़ करना है तो वो भी आपने बताना है। ये सारी चीज़ें इफ़ एनी, इफ़ रिक्वायर्ड और व्हेन रिक्वायर्ड, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। दूसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने लिखना है और P वैल्यू 0.5 आपने मेंशन करनी है और कॉन्फिडेंस वैल्यू 95% मेंशन करनी है। 100% कभी नहीं होती, क्योंकि कोई रिसर्च 100% ट्रू नहीं हो सकता और हो सकता है कि वो और सारी इंसान एक जैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली 5% का हम मार्जिन रखते हैं। द रिजल्ट में वेरी इन 5% ऑफ पॉपुलेशन। अब कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि आपके सैंपल से जो रिजल्ट आ रहे हैं, अगर आपके टारगेटेड पॉपुलेशन में वो एक एक बंदे के पास जाके अगर वो डेटा आप ले और उसको एनालाइज करे, तो 95% लोगों का रिस्पांस क्या होगा? ऐसे होगा जैसे उस सैंपल से आपने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1000 की पॉपुलेशन है, मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ KE है, सही है, मैं उनके ऊपर कोई रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं 50 स्टूडेंट्स को लेता हूँ एज अ सैंपल। अब मैं उस सैंपल को, अगर उससे जो रिजल्ट आएंगे, यानी 50 स्टूडेंट्स को मैंने रिसर्च के अंदर सैंपल किया और टोटल पॉपुलेशन मेरी 1000 थी, तो अगर वो 50 स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि वो 50 स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो उस सैंपल से जो मेरे रिज़ल्ट आ रहे हैं, अगर मैं 1000 के 1000 स्टूडेंट्स के पास जाके पूछूं तो उससे भी वही रिज़ल्ट आएंगे जो इन 50 स्टूडेंट्स से आए हैं। और इसकी श्योरिटी कितने, उसमें 95% की यानी ये रिज़ल्ट सेम होंगे, यानी 95% स्टूडेंट्स मुझे उसी तरह रिस्पांस देंगे जिस तरह इन 50 स्टूडेंट्स ने दिया, यानी मेरे सैंपल ने दिया। तो पॉपुलेशन भी 95% उसी के मुताबिक होंगे और 55% ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स वेरी करते हैं, हर चीज़ वेरी करती है दुनिया में। या ये भी हो सकता है कि आपका मेथड गलत हो, या कुछ क्वेश्चनियर के अंदर डिफिशियंसी हो, या डिफरेंट टाइम्स का गैप आ रहा हो, या कम्युनिटी का गैप आ रहा हो, तो उस वजह से भी हम 5% उसमें मार्जिन रखते हैं।
नेक्स्ट चीज़ जो आपने रेफरेंसेस लिखनी है, वो पहले लिस्ट आपने याद रखनी है किस तरह वो लिस्ट कौन सी थी। तो रेफरेंसेस आपने लिखनी है। रेफरेंसेस से बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है। ये आपने खुद अपने हाथ से नहीं लिखने होते, ना आपने कोई जहन लड़ाने होते। आपने या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने, ऐप्स इस्तेमाल करने, और या आपने कोई वेबसाइट इस्तेमाल करके वो ही आपके लिए जनरेट करेंगे। आपको सिर्फ आर्टिकल का पता होना चाहिए कि मैं किस आर्टिकल का जो है रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको उसका पता होना चाहिए। उसका या लिंक आपके पास होना चाहिए इंटरनेट का, या वो आपके पास उसका क्या होना चाहिए, DOI होना चाहिए, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होना चाहिए। उसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है, वो मैं आपको बताऊँ। ये बेसिकली एक लिंक होता है, या एक जिस तरह URL होता है, जो कि आप किसी जगह पे गूगल के अंदर अगर आप पुट करोगे, या किसी भी लिंक एक्सेप्टिंग जगह पे आप पुट करोगे, तो आपको उस जगह उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे देगा। DOI एक चीज़ की कभी चेंज नहीं होती। नेट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स पड़े हुए, हर एक का अपना DOI है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई है। वो जब भी आप लिंक उसमें डालते हैं, साइट के जो वो होते हैं, जो साइट्स होते हैं जो आपके लिए साइटेशन करते हैं या रेफरेंस लिखते हैं, उस साइट के अंदर अगर आप उसका DOI डालेंगे, तो वो एग्जैक्ट आपका जो आर्टिकल है उसका रेफरेंस जनरेट करेगा। रेफरेंसेस ऑफ द स्टडी यू रेफर्ड इन द इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन हमने देखा कि सिनॉप्सिस के अंदर इंट्रोडक्शन लिखी जाती है, तो उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जिस जिस स्टडी का हवाला दिया उसके रेफरेंस आपने लिखने होते हैं। सी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द नंबर एंड ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं लिखा हुआ, बट ऑफ द इंस्टीट्यूट ही है, या ऑफ द IRB या ERB, जो रिलेवेंट आपका IRB है या ERB है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है। एंड स्टाइल क्या है और नंबर क्या है। स्टाइल क्या है और नंबर ऑफ क्या है, यानी कुछ ERB या जर्नल में भी इसी तरह होता है। कुछ जर्नल के अपने स्टाइल होते हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर आपने आर्टिकल सबमिट करानी है, तो आपने इस स्टाइल को फॉलो करके रेफरेंसेस लिखने हैं, और इतने रेफरेंसेस लिखते हुए मैक्सिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर होता है जिसको फॉलो करना होता है। अपने मिनिमम अबाउट 8 और 10 होते हैं, और मैक्सिमम आपके 25 या 40 तक होते हैं। तो वो रेफरेंसेस आपने कोट करने होते हैं। नंबर और स्टाइल को आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि नंबर और स्टाइल लाजमी आपने फॉलो करने हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक स्टाइल जो रिक्वायर्ड है उसके अंदर नहीं लिखते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। उसके बाद वेनकूवर स्टाइल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जितने भी साइंटिफिक वर्क्स है या मेडिकल रिसर्चेस जितने भी हैं, जर्नल भी यही इस्तेमाल करते हैं, और ERB या IRB भी यही इस्तेमाल करती है। और इसके अब साइटेशन के यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे, बट पहले हम ज़रा देख लें कि साइटेशन स्टाइल्स कौन से हैं, रेफरेंस स्टाइल कौन से हैं। MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो सोशल साइंस एंड एजुकेशन के लिए जो आर्टिकल्स होते हैं या जो जर्नल्स होते हैं वो मोस्टली इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसी तरह शिकागो, AMA, CSE, AACS, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वगैरह, ये या काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, बायोलॉजिकल एंड हार्ड साइंसेज, या जितनी भी चीज़ें हैं, ये फील्ड्स हैं और ये स्टाइल है। तो इस फील्ड के रिलेटेड जितने भी जर्नल होंगे या ERB होंगे, वो अब अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ साइंसेज है, तो वो इसको प्रेफर करेंगे कि हमारे रेफरेंसेस ऐसे होने चाहिए। इसी तरह अगर कोई केमिकल जर्नल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या कोई और पेट्रोकेमिकल केमिस्ट्री है, तो वो सारे इसको फॉलो करेंगे। इसी तरह हमारा बेसिक काम क्या है कि वेनकूवर स्टाइल के अंदर हमने लिखने हैं, बट हमने खुद नहीं लिखने। हमारे लिए या कोई ऐप लिखेगा, एप्लीकेशन लिखेगा, जिस तरह मेंडले हो गया, एंड नोट हो गया, ये उनके लोगोज हैं, ये आप डाउनलोड करके उसकी लाइब्रेरी के अंदर यूज़ किस तरह करते हैं। ये तो बेसिकली मैं जब आपको वो सिखाऊंगा, आर्टिकल लिखना जब सिखाऊंगा सेशन के अंदर, रेफरेंसेस लिखना सिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं, तो कैसे जनरेट करते हैं, तो हम इनमें से किसी को इस्तेमाल करेंगे। या ये मेरा तो ये साइट फेवरेट है, साइट दिस फॉर मी। मैं जब भी साइटेशन करता हूँ या रेफरेंस लिखता हूँ, तो मैं इसमें सिंपली जाता हूँ वहाँ पे, और टेम्प मेल को इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करता हूँ, या लॉगिन के बगैर भी हो जाते हैं, बट वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है।
तो टेम्प मेल को इस्तेमाल करके लॉगिन करता हूँ और वहाँ से अपने जितने भी रिलेवेंट साइटेशन होती है वहाँ से कर लेता हूँ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इजी और इजीली एक्सेसिबल है और बेस्ट तरीके से आपको, और कोई लिमिट भी नहीं है, जितने मर्जी आप साइटेशन क्रिएट करें वहाँ से। या तो आप मेंडली इस्तेमाल करते हैं, एंड नोट इस्तेमाल करते हैं और जोटेरो, ये तीनों चीज़ें आप इस तरह करते हैं कि वो आर्टिकल आप डाउनलोड करते हैं इनकी लाइब्रेरी में, और उस लाइब्रेरी से फिर आप क्लिक करके उसकी साइटेशन ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ आपने पढ़ना है उस आर्टिकल को जिसके आप रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं, और आपको श्योर होना चाहिए कि मैं जहाँ पे रेफरेंस जनरेट कर रहा हूँ वो जगह वाकई में उस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई चीज़ को रेफ़र करता है। जो मेरा सेंटेंस है, जो मेरी बात है, वो वाकई में उस आर्टिकल के अंदर लिखे हुए उस चीज़ को या उस पेज को रेफ़र कर रहा है। या इस तरह वेबसाइट से साइट दिस फॉर मी आर बाइब गुरु, तो ये आप इसमें से कोई भी इस्तेमाल करके आप रेफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक था। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमने कहा था कि कौन कौन से, अब यहाँ तक तो हमने साइनॉप्सिस पढ़ लिया, सही है, साइनॉप्सिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट साइनॉप्सिस जब प्रपोजल में आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक एप्लीकेशन होता है जो कि रिव्यू बोर्ड के जो हेड होते हैं उसके नाम आपने लिखना होता है। उसमें क्या लिखना होता है? उसमें लिखना होता है कि ऑब्वियसली टू द हेड ऑफ रिव्यू बोर्ड KEMU, और नीचे लिखना है लाहौर। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस, मी एंड माई कोलीग्स या माई क्लास फेलो आर इंटरेस्टेड टू डू अ क्रॉस सेक्शन स्टडी ऑन दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। अब हमने साइनॉप्सिस आपके लिए बना लिया है, एंड काइंडली रिव्यू इट एंड गिव अस एथिकल अप्रूवल टू कैरी ऑन दिस स्टडी। इस तरह कुछ करके आपने खुद से प्रॉपरली डिज़ाइन करके, ऑब्वियसली जिस तरह एप्लीकेशन लिखते हेडर एंड फुटर तो उसी तरह रहेंगे, आपने सिर्फ जो दरमियान में सब्जेक्ट लिखना है फॉर द एथिकल अप्रूवल ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इस तरह से कुछ सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद 2-3 लाइन के अंदर लिख के आप बाकी चीज़ें तो साइनॉप्सिस के अंदर सारी चीज़ें उसको मिलेगी, आपने सिर्फ उसको एड्रेस करके एक एप्लीकेशन सिंपल सी लिख लेनी है। दूसरी चीज़ है परफॉर्मा या क्वेश्चनेयर। जिस चीज़ को, जिस टूल को आप इस्तेमाल कर रहे हो डेटा कलेक्शन के लिए, और उसकी एक कॉपी आपने अटैच करनी होती है। क्वेश्चनेयर है, परफॉर्मा क्वेश्चनेयर एक ही चीज़ होती है, वो आपने वहाँ पे सबमिट कराना है। अ कंसेंट फॉर्म दैट यू हैव टू गेट साइंड बिफोर टेकिंग डेटा इधर इंग्लिश और उर्दू और बोथ। ये डिपेंड करता है आपके एथिकल रिव्यू बोर्ड के KE का जो एथिकल रिव्यू बोर्ड है वो कहता है कि आप इंग्लिश में भी हमें सबमिट कराओ कंसेंट फॉर्म, और उर्दू के अंदर कंसेंट फॉर्म वही होता है जिस इजाज़तनामा होता है जो आप पेशेंट से या सब्जेक्ट से डेटा लेने से पहले उससे साइन करवाते हैं कि मैं आपसे डेटा ले रहा हूँ कि आपकी इजाज़त है। जिस तरह हम कंसेंट लेते हैं वार्ड के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, तो उसी तरह एक कंसेंट होता है। एन एफिडेविट। एफिडेविट वैसे 2 किस्म के होते हैं, एक तो ब्राउशर होता है या सेफ्टी एफिडेविट होता है, या दूसरा जो होता है एफिडेविट ये होता है कि उसके अंदर आपने जो एथिकल रिव्यू बोर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको आपने करना होता है। वो हम जब साइनॉप्सिस डिस्कस करेंगे KE का, उसमें एफिडेविट का सैंपल है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या एफिडेविट होता है। ये उस तरह स्टाम्प पेपर वगैरह का नहीं होता है, एक सिंपल सा एफिडेविट होता है जिसमें आपने बताना होता है कि जो एथिकल रिव्यू बोर्ड है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग का जो है इसमें रोल होगा, यानी उसको मैं प्रमोट करूँगा, और इस तरह की कुछ 2-3-4 चीज़ें हैं जो आपने उसमें मेंशन करनी है। वो जब एफिडेविट हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसा एफिडेविट होता है। आगे चलते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे KE के जो लिस्ट है वो तो काफ़ी लंबी है, बट ये जितने भी हम लोग हैं स्टूडेंट्स उनके लिए नहीं है, ये जो क्लिनिकल साइट्स पे काम करते हैं उनके लिए ज़्यादातर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने इनमें से परेशान नहीं होना, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्वियसली ये होता है 1-2 लाइन का होता है, जो कि मेरा हमेशा क्वेश्चनियर के सिरे के ऊपर होता है, सही है। तो ज़्यादातर तो क्वेश्चनियर के अंदर ही फिट कर देते हैं, बट आपने अगर कोई प्रॉपर स्टडी लेके जानी है या क्लिनिकल करना है तो आपने एक सेपरेट CV बना सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू का पैटर्न बना के आप अलग से सबमिट कराना होता है आपने। सब्जेक्ट्स रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, आप कहाँ से रिक्रूट कराएंगे, OPD से, इमरजेंसी से, इंडोर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए या किस चीज़ के ज़रिए, वो आपने बताना है, सही है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स, ब्राउशर एंड अवेलेबल सेफ्टी, आपने पेशेंट की सेफ्टी का किस तरह से ख्याल रखना है,
वो आपने एक ब्रोशर वो भी सबमिट कराना है। इसी तरह इंफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट के लिए आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे अपना डेटा लेने से पहले, या उसके ऊपर कोई मेडिकल प्रोसीजर। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादातर क्या है, मेडिकल प्रोसीजर्स के मुतालिक ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स है। ऑब्वियसली उन्होंने तो स्पेसिफिक सिर्फ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के लिए तो नहीं लगाया, एक्सपेरिमेंटल के लिए भी लगाया होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर के लिए भी ये डेटा सारा। तो जो रिलेवेंट है आपके उनको आपने चूज़ करना है, बाकी चीज़ों को स्किप करना है। अब पेशेंट के ऊपर अगर आप कर नहीं रहे तो आपको इन्फॉर्मेशन फॉर द पेशेंट्स आपने सबमिट नहीं करानी। सो प्लीज़ डिवाइस द पेशेंट इन्फॉर्मेशन उर्दू डिटेलिंग कम्प्लिकेशंस इफ़ एनी एंड बेनिफिट्स ऑफ द डिवाइस या डिवाइसेस जो आप यूज़ करेंगे। कोई ड्रग है, कोई डिवाइस है, न्यू मेडिकल फील्ड के अंदर लंच हुई है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन है, कोई चीज़ है। एंड कंपेरिजन विद द कन्वेंशनल टेक्निक्स। अब कोई नया टेक्निक है, कोई नई डिवाइस है, तो आपने उसको कंपेयर करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स या जो एग्जिस्टिंग डिवाइसेस है उनका कंपैरिजन आपने उनको बताना है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के। तो पेशेंट को अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये पेशेंट को बताने के लिए कि मैं आपके ऊपर ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ड्रग इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके ये बेनिफिट हैं और ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वो उसका एक परफार्मा बना के वो भी आपने सबमिट कराना होता है एथिकल रिव्यू बोर्ड के, ताकि वो देख सके कि आप पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या उसको पागल बना के जैसे भी है उससे डेटा ले रहे हैं। तो वो क्योंकि उन्होंने इंश्योर करना है पेशेंट की सेफ्टी को भी, एथिकल रिव्यू बोर्ड यही काम है उनका। फिर इन्वेस्टिगेटर्स करिकुलम विटा CV जो है या रिज्यूमे जो है आपके, जिसमें आप क्वालिफिकेशन वगैरह लिखने होते हैं, एक वो भी सबमिट करने। ऑब्वियसली हम स्टूडेंट से हमारी CV नहीं है तो हमारे लिए ये ज़रूरत नहीं है। सेंटिटी ऑफ डेटा फॉर्म, यानी डेटा फॉर्म की सेंटिटी किस तरह आपने, मतलब डेटा जो आप जमा कर रहे हैं वो आप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपने उनको जो कॉन्फिडेंशियलिटी को कैसे मेंटेन रखना है, किसी को बताना नहीं है, और किस पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आप उसको जमा कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी एक ड्रग के लिए उसको जमा कर रहे हैं और कल को आप उसके ऊपर किसी दूसरे ड्रग का भी उसी तरह कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना। आपने सिर्फ उसी चीज़ के लिए जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल करना है और किसी के हवाले नहीं करना, किसी थर्ड पर्सन को, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने मेंटेन रखना है। तो उसके लिए भी एक एफिडेविट होता है। इसके बाद डिटेल्ड विजिट फॉर्म, ये आपका नहीं है। माइन्यूट्स ऑफ द बोर्ड्स ऑफ स्टडी, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडी, जो आपका रिलेवेंट बोर्ड ऑफ स्टडी है वहाँ से आपने अप्रूवल ले लेनी है। अगर कोई स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हो आई के अंदर या उसके अंदर, तो वहाँ से भी आपने जो प्रोफेसर होता है रिलेवेंट, उनसे अपना टॉपिक डिस्कस करके उनसे एक एप्लीकेशन होती है जहाँ आप सिंपल सा एक एप्लीकेशन लिखते हो कि मैं ये स्टडी करना चाहता हूँ और ये मेरे साथ लोग हैं, दोस्त हैं, और काइंडली आप ज़रा इसको चेक करके मुझे अप्रूवल दे दे। तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। परफार्मा फॉर इवेल्युएशन ऑफ द रिसर्च साइनॉप्सिस फिल्ड इन द इंडिविजुअली बाय द मेंबर्स। परफार्मा वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा परफार्मा, ये नेक्स्ट उसमें पिक में यही है कि वो इवेल्युएट करते हैं आपके साइनॉप्सिस को, सही है। फिर वो आगे अगर आप वो स्कोर करते हैं तो वो आगे अप्रूवल हो जाती है। अगर वो आपका स्कोर, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आपका उतना स्कोर बनता है उस परफॉर्मे के मुताबिक, तो आपको एथिकल अप्रूवल लेटर मिल जाता है। अदरवाइज आपको रिटर्न कर देते हैं और आपको कहा जाता है कि आप दोबारा से इसको रिफाइन करें, अपने टॉपिक को, जो चेंजेस आपने लानी है। बट ये चीज़ें आपके अप्रूवल को मतलब इफेक्ट कर रही है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ऑल द रेफरेंसेस साइटेड, जितने भी रेफरेंसेस आपने साइट किए उन सब के आर्टिकल्स, जो साइनॉप्सिस के अंदर आपने रेफरेंसेस लिखी है वो आर्टिकल्स भी आपने सबमिट कराने हैं सॉफ्ट कॉपी के अंदर रिलेवेंट अथॉरिटी को। वो ERB के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि किसको सबमिट करानी है। तो सॉफ्ट कॉपी आपने जब ERB में जाएंगे तो सॉफ्ट कॉपी ओबियसली आपके पास अवेलेबल होंगे लैपटॉप में, फ़ोन में, तो आप उनको सबमिट कराने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। अब ये लिस्ट है कि ये हमारे पास लिस्ट है 7 चीज़ों की। ये आपके पास प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के मुताबिक आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो आपका मैंने बता दिया ना कि ये यहाँ पे जो आ रहा है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़, यहाँ पे जो आपका जो रेलिवेंट वो है उनसे अप्रूवल मिलनी चाहिए। कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। परफॉर्मा फॉर डेटा कलेक्शन क्वेश्चनेयर आपका होना चाहिए, उसके साथ अटैच होना चाहिए। ये वो चीज़ें जो आपने अटैच करनी है साइनॉप्सिस के साथ। और फिर देखना है कि
फॉलो अप परफॉर्मा भी, अगर कोई फॉलो अप वाला सीन है तो वो भी देखना है, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दे, नो कर दे। सही है। नॉन कंप्लायंस विद द प्रीवियस रिसर्च प्रोटोकॉल, रिसर्च प्रोटोकॉल के साथ कंप्लायंस नहीं है तो आपका ये फिर काम नहीं होगा। ऑब्वियसली रिसर्च प्रोटोकॉल जितना भी है वो आपने फॉलो करना है, जितनी भी एथिक्स है, जो भी चीज़ें हैं वो सब। रिपीटेशन ऑफ द स्टडी, क्या आप ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जो ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च काफ़ी सारा एक्सटेंसिव हुआ हो, क्या आप उसको रिपीट तो नहीं कर रहे, क्या आपने कोई आर्टिकल नेट से डाउनलोड करके आप वो सबमिट तो नहीं कर रहे सिनॉप्सिस बनाकर कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ भाई, तो ऐसा काम नहीं करना। सही है। इसके बाद ये कुछ स्कोर है जो आपने करना है। मिनिमम स्कोर एलिजिबिलिटी के लिए 1 होता है हर एरा में। सही है। नोवेलिटी ऑफ द रिसर्च कम से कम 1 हो, बाकी आप 5 भी हो सकता है, किसी ऊपर कितना नावल है आपका टॉपिक, आपका आइडिया। उसके बाद पोटेंशियल फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल, यानी कितना पोटेंशियल है उसमें, कितनी इंफॉर्मेशन डेवलप हो सकती है, कितना आगे काम आ सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी, किस डिसिप्लिन में ये काम आ सकता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक टुवर्ड्स द पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक बेनिफिट किस तरह होगा, इससे पब्लिक कैसे बेनिफिट लेगा। और कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक टुवर्ड्स द मेडिकल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज में कितना और उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पूल ऑफ नॉलेज जो है उसमें कैसे ये मज़ीद नॉलेज ऐड करेगा। ये चीज़ें हैं, ये आपके काम की नहीं। ये जो आपके एथिकल रिव्यू बोर्ड वाले होते हैं वो इसको टिक करते हैं, आपके सिनॉप्सिस को पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं आपके इंट्रोडक्शन वगैरह को, और उसको टिक करते हैं कि हाँ कितनी नॉवेलिटी है आइडिया के अंदर। आइडिया देख के उनको समझ आ जाता है कि आप 5 के 2 है 3 है। अगर वो ऑलरेडी आपने कोई टॉपिक उठाया हुआ है जो नेट पे पब्लिश है तो उसको 0 कर देंगे, तो यूर स्कोर विल बिकम 0, और वो आपको रिटर्न करेंगे कि आपका नावल है वो जो टॉपिक है वो नावल नहीं है, आप उसको रिफाइन करें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने स्कोर करने। आप जब सिनॉप्सिस लिखते हो तो इसको इस्तेमाल करते हो, आप अपने टॉपिक को भी बेहतरीन बना सकते हो ताकि वो रिजेक्ट ही ना हो। उनके स्कोर करने से पहले आपने खुद इसका स्कोर डिसाइड कर लिया हो और आपको श्योर हो कि ये क्या होगा, पब्लिश होगा। साइनॉप्सिस के हमारे पास मैंने 2 टेम्पलेट्स ढूंढ लिए, एक तो अपने की का है और एक है डिमोंट का। ये BDS का जो कॉलेज है इधर पंजाब डेंटल हॉस्पिटल का, ये एक इसका है और एक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। तो इफ़ पॉसिबल मैं इन टेम्पलेट्स को इसका कोई लिंक अगर मुझे हुआ तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट इफ़ अगर आप में से किसी को चाहिए तो ही और शी कैन राइट इन द कमेंट में, उसको वैसे भी ईमेल कर सकता हूँ या जिस तरह भी फिजिबल हुआ मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। इसी टेम्पलेट्स को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। डिमोंट के जो स्टूडेंट्स हैं और KE के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जितने भी दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो MBBS के हैं या BDS के, वो इसी तरह अगर हर इंस्टीट्यूट का अपना एक टेम्पलेट बना हुआ है सिनॉप्सिस का, वो उसी टेम्पलेट को जिस तरह फिल करते हैं फॉर्म को, वो उसी तरह उसको फिल करते हैं एंड देन दे सबमिट इट। तो आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट है आपका उसके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है, या आप अपने सीनियर से भी ले सकते हैं। बहरहाल सबका उसी तरह ही होता है। जो चीज़ें हमने डिस्कस की है वही चीज़ें होती है राउंड अबाउट। कुछ चीज़ें वेरी करती है बट ये है कि बेसिक चीज़ें वही रहती है। तो देखते हैं साइनॉप्सिस देखते हैं कि किस तरह से हैं। यहाँ पे 2 सिनॉप्सिस डिमोंट का थोड़ा ये है कि सिंपल सा है तो उसको पहले कर लेते हैं, उसमें 2-3 मिनट ही लगेंगे। फिर नेक्स्ट की का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, तो उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। ये बेसिकली इनका क्या है, डिमोंट वालों का है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने सबमिट करा। इसके कुछ अलाइनमेंट में थोड़ी चेंज वगैरह हो गई है, बट इसी तरह फ्रंट पेज जो है वो इस तरह कुछ, ये जब मुझे मिला था, मेरा जो पिछला रिसर्च था वो BDS के स्टूडेंट्स के साथ था, डिमोंट वालों के साथ, तो उसमें हमने ये सिनॉप्सिस सबमिट करा थे। बेसिकली मेरा अपना सिनॉप्सिस है, बट ये है कि ये जो पेज है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था। ये लोगो वगैरह लगाए थे, उनका जो था वो सिंपल था। इस तरह से एक हमारे पास क्या था, एक एप्लीकेशन होता है जो हमने एड्रेस करना होता है उसको, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है या कम्युनिटी मेडिसिन का, वहाँ पे जो है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया। एप्लीकेशन लिखा टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, डिमोंट मनेसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री,
ये नीचे इसमें आता है, ये इसके साथ इस तरह होता है। और फिर रिस्पेक्टेड मैम, यहाँ पे हमने टाइटल करना है कि इंक्लोज्ड हेयर विद प्लीज़ फाइंड द रिसर्च प्रोटोकॉल, थोड़ा सा इस तरह से। फिर यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाई, यहाँ पे मेरा नाम था, यहाँ पे जितने भी दूसरे राइटर्स थे मेरे साथ उनके नाम थे जो मैंने रिमूव किए फॉर कॉन्फिडेंशियल पर्पसेस, ताकि वो अगर इफ़ दे डोंट वांट टू देयर नेम टू बी हेयर, सो इसलिए मैंने रिमूव किए। फिर यहाँ पे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स थे उनके सिग्नेचर होने, उसके बाद साइनॉप्सिस का वहाँ पे ये टाइटल है, उस टाइटल था हमारा इस हवाले से। ये हमने रिसर्च कंडक्ट करनी थी, अनसर्टेनिटी इन मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग दियर फ्यूचर करियर एंड इट्स मेजर कासेस, क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी हमारी जो हमने कंडक्ट की। उसके बाद सबमिटेड बाई, यहाँ पे वही ऑथर्स थे हम लोग। उसके बाद इंट्रोडक्शन था उसी तरह जिस तरह कंपोनेंट्स है साइनॉप्सिस की, ये सारे कंपोनेंट्स से पहले में ये बायोडाटा हो गया सबका, और उनके डिजिग्नेशन हो गई, उसकी एफिलिएशन हो गई और नेम हो गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा नेम है और ये डिजिग्नेशन बीइंग स्टूडेंट 3rd ईयर MBBS, वो मेरा डिजिग्नेशन था उस वक्त, और ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ये एफिलिएशन है। तो इसी तरह सबका यहाँ पे नेम और फिर साथ में एफिलिएशन या डिजिग्नेशन जो भी है, अगर कोई डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो तो उसका भी इधर डिजिग्नेशन आएगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसी तरह जिस तरह इंट्रोडक्शन का मैंने बताया था कि क्या लिखना है, उसमें बैकग्राउंड लिखना है, उसमें डिफरेंट उसके हवाले देने, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं जो भी। फिर ऑब्जेक्टिव का इनका जो टेम्पलेट था उसमें ऑब्जेक्टिव के अलग से इस तरह का हेडिंग दिया हुआ था, तो उसमें हमने ऑब्जेक्टिव लिखे। हमारे 2 ही ऑब्जेक्टिव थे जो कि अभी मैंने रिमूव किए। उसके बाद लिमिटेशंस थे कुछ हमारे, लिमिटेशन आप 1 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, जो भी हैं, हमने काफ़ी सारे रखे हुए थे उस वक्त, बट ये रिफाइंड नहीं था। उसके बाद हमने काफ़ी सारा इस पे काम किया हुआ था, काफ़ी रिफाइन किया हुआ था। ये जो इनिशियल उसमें था ये वो मुझे मिला अभी, तो मैंने उसी को वो नेम वगैरह रिमूव किए। उसके बाद मेथड्स एंड मटेरियल्स, स्टडी डिज़ाइन क्या था, क्रॉस सेक्शनल क्वेश्चनेयर बेस्ड स्टडी थी। उसके बाद क्वेश्चनेयर क्या था, क्लोज एंडेड मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चनेयर था। उसके बाद सेटिंग क्या थी, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, ये जगह थी जो मतलब जो लोकेशन है जहाँ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन क्या था, 2 वीक्स आफ्टर अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस हमने डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद सिंपल साइज कॉन्फिडेंस क्या था, कॉन्फिडेंस हमने यहाँ पे 95 था। उसके बाद सिंपल साइज़ हमने 1000 to 2000 रखा था, बट हमारे पास 1100 समथिंग आ गए थे रिस्पॉन्सेज, और हमने उसी के ऊपर ये कर दिया था। 2000 तक हम नहीं पहुँचे थे, बट 1100 समथिंग इतने कुछ हमारे पास सैम्पल साइज आ गया था। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक जो हमने इस्तेमाल की थी वो कंसेक्टिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग है। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशंस जो है, हमारा जो टाइटल था वो कुछ इस तरह था कि अनसर्टेनिटी इन मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग देयर फ्यूचर करियर एंड इट्स मेजर कॉजेज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो उसमें फिर उसी टाइटल को देखते हुए ना, जो टाइटल के अंदर अल्फाज है उनके आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल अनसर्टेनिटी क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी इन वंस आइडियाज, डिसीजंस और इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये एक डेफिनेशन हो गया। फिर मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट कौन लोग होते हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ 1st ईयर टू फाइनल ईयर ऑफ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, तो वो आप मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट उन्हें कहते हैं। फिर करियर क्या होता है, अ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन चूजन एज वंस लाइफ्स वर्क, तो करियर की भी आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद डेटा कलेक्शन आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिमोंटेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री वी विल अप्रोच various medical and dental institutions of Pakistan for collection of data. A questionnaire that has been developed by the above students will be used. The questionnaire will be made available to the candidates in both soft and hard copies depending on their preference. तो हमने गूगल फॉर्म में भी दिया था और हार्ड फॉर्म में भी हमने काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सर्कुलेट करवाया था। काफ़ी सारे कॉपीज़ हमने डिस्कार्ड भी किए हुए थे। द रीज़न वाज के जितने भी हाफ फील्ड थे या रॉन्गली फील्ड थे वो हमने सारे डिस्कार्ड कर दिए थे। उसके बाद भी हमारे पास अच्छा खासा सैंपल रह गया था। हमने 1000 प्रिंट करवाए थे। उसके अलावा हमने ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स के ज़रिए भी काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज लिए थे। एंड द डेटा वाज फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान जितने भी थे, तो वहाँ से आया हुआ था। उसके बाद डेटा एनालिसिस
इवन के किर्गिज़स्तान वगैरह के मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट की भी इसमें रिस्पॉन्सेस थे, बट वो हमने डिस्कार्ड किए बिकॉज वो हमारे सेटिंग के मुताबिक नहीं थे। हाँ, डेटा एनालिसिस फिर हमने किया उसके ऊपर, ये जो जितने भी चीज़ें इस्तेमाल हुई 2-3 महीने उस पर लगे, बाद में फ्रिक्वेंसीज परसेंटेजेस कैलकुलेट किए, और उसके बाद करियर एंड जेंडर, जितने भी स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह जितने भी टेस्ट किए, जब हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे तो उसमें ये बताएंगे। फिर डेटा एनालिसिस कर लिया हमने, उनको बता दिया साइनॉप्सिस के अंदर कि ये हम चीज़ें टेक्निक यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने एक समरी लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन, आर्टिकल का पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन ही आपने लिखना होता है सिर्फ, बाकी ये आपने मेथड्स एंड मटेरियल्स, ऑपरेशन डिफिनीशन, डेटा कलेक्शन किस तरीके से करना है, कैसे करना है वो थोड़ा बताना है उसमें, और डेटा एनालिसिस आपने कैसे करना है। तो ये हो गया आपका साइनॉप्सिस। ये डिमॉन्ट का साइनॉप्सिस है और ये उसी का टेम्पलेट है। इसी को यूज़ करके डिमॉन्ट के स्टूडेंट्स इसी को फिल करके अपना साइनॉप्सिस सबमिट करा सकते हैं इफ़ दे वांट टू डू अ रिसर्च। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है की का साइनॉप्सिस। इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स बट नो वरीज, इंशाल्लाह इसको भी हम कर लेंगे। ये साइनॉप्सिस है। ये तो कवर उसका जो कवर पेज है वो इस तरह से है। ये मैंने अपना नाम वैसे खुद लिख दिया बिकॉज ये जिस सीनियर का था ही वॉज अ पीजी आई थिंक, तो उसका नाम मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़, ताकि इफ़ ही डजेंट वांट कि मेरा नाम आ जाए तो उसकी ज़रूरत ही मुझे ना पड़े कि उससे पूछूं, मैंने उसको रिमूव कर दिया। बट नीचे उसका जो सुपरवाइज़र था ही इज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनीस, जो कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से के हेड हैं, तो वो है। बाकी नीचे यूनिवर्सिटी का नेम। इसी तरह इसी टेम्पलेट को आप लोगों ने की कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस्तेमाल करना है। फिर टाइटल यहाँ पे लिखना है आपने। इन्होंने लिखा हुआ है कि रोल ऑफ मेटफॉर्मिन इन प्रिवेंशन ऑफ सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड एक्यूट किडनी इंजरी अ पायलट स्टडी। तो ये उसकी टाइप आ गई और ये उसका ऑब्जेक्टिव्स आ गया। सही है, ये उसके, ये देखें ना, टाइटल जो है वो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहा है कि हमारे इस का मकसद क्या है। जिस तरह मैंने उसमें बता दिया ना कि टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहा हो। फिर साइनॉप्सिस सबमिटेड फॉर किस लिए, इनमें से हमारा कोई भी नहीं है, पीएचडी रिसर्च नहीं है, एमएस एमडी नहीं, उसने तो एमडी के लिए किया हुआ था, बट हमारा यहाँ पे एमबीबीएस स्टूडेंट भी वो हम ठीक करेंगे। अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस स्टूडेंट, डिसिप्लिन कौन सा है, नेफ्रोलॉजी, ओबियसली उसका डिपार्टमेंट यही था। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो फर्स्ट आथर होता है वो अपना नेम देगा। सही है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, CNIC, एड्रेस। सो यहाँ पे नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद नेशनैलिटी, CNIC, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और क्वालिफ़िकेशन। MBBS आपने लिखना है, MBBS स्टूडेंट, 4th ईयर, फाइनल ईयर, 3rd ईयर, जो भी जिस साल में आप कर रहे हो। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, ईयर और इंस्टीट्यूशन, दोनों चीज़ें आपने लिखनी है। सही है, यहाँ पे कॉमा है। उसके बाद मेट्रिकुलेशन, ये जो मेरा डेटा है 2017 कैडेट कॉलेज रतवाल फतेह जंग अटक से। उसके बाद इंटरमीडिएट प्री मेडिकल 2019 लॉरेंस कॉलेज मरी। उसके बाद MBBS स्टिल कंटिन्यूड। और उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का नहीं मेरा, बट इट में भी PG MO और ये चीज़ें, बट आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन करे खुद को। उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट इंस्टीट्यूट इफ़ ऑन डिपुटेशन, यानी आपका अगर यहाँ पे टेम्पररी है या डिपुटेशन हुई है आपकी और आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट कोई और है तो आप फिर यहाँ पे वो लिख सकते हैं, बट आपका नहीं है, आप अपने इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो लीव इट, मतलब वैसे खाली छोड़ दी इसको, या स्लैश डाल दे, NA लिखते, नील लिखते, कुछ भी लिखते। उसके बाद एकेडमिक सुपरवाइज़र आपका जो है उसका सिग्नेचर स्टैंप, जिन लोगों की डिजिग्नेशन होती है, जो प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जिनके पास सरकारी ओहदा होता है, उनके स्टैंप, उनके साइन के साथ आप लोगों ने स्टैंप भी लगवाने होते हैं। रिमेंबर दिस, जहाँ पे भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स या किसी जगह पे आप अप्लाई करते हो, ये लाइफ के रूल के तौर पे इसको आप याद रखें कि जहाँ पे भी किसी बंदे से आप, अगर वो उसका कोई ओहदा है किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसका सिर्फ साइन नहीं चलता, आपने उसका सील भी लगवाना होता है, उसका स्टैंप भी लगवाना होता है। उसके बाद नेम ऑफ को सुपरवाइज़र, इफ़ देयर इज़ को सुपरवाइज़र तो आपने उसका नाम भी लिखना है। नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट, उसका नाम भी लिखना है, साइन और स्टैंप, इन सब के स्टैंप भी लगेंगे। नेम ऑफ प्रिंसिपल या डीन, प्रोफेसर, डॉक्टर जो भी है उनके आपने लिखना है, जो प्रिंसिपल है हमारा। उसके बाद साकिब सईद कन्वीनर, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB का कन्वीनर है, तो उसकी भी साइन और ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद चेयरमैन
एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च बोर्ड, उसका भी जब वो अप्रूव करेगा तो वो ये ऑब्वियसली साइनॉप्सिस आपने सबमिट करा देना है, तो वो अगर अप्रूव करता है और साइन और स्टैंप लगाता है तो वो अप्रूव हो जाते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट, नॉट अप्रूव्ड। उसके बाद ये तो हो गया बायोडेटा, ये जो मैंने कहा था ना कि पहले में बायोडेटा होता है, तो ये सारा बायोडेटा रिलेटेड जो आपके सुपरवाइज़र है, को सुपरवाइज़र वगैरह है, आप हैं, या अगर कोई और भी ऑथर्स उसमें शामिल है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद टाइटल है, उसी तरह टाइटल लिखना है जिस तरह नॉर्मली लिखते होते, जो टाइटल आपने डिसाइड किया। उसके बाद इंट्रोडक्शन, वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, इंट्रोडक्शन आपने लिखता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपने, यानी इस रिसर्च का ये जो सीनियर जो कर रहा था एमडी, उसका ये ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ मेटफॉर्मिन इन प्रिवेंशन ऑफ सिस्प्लाटिन इंड्यूस्ड एक्यूट किडनी इंजरी। तो उसका ये ऑब्जेक्टिव था, उसने एक ही ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम किया था। उसके बाद उसने हाइपोथेसिस क्या बनाया था, उसने हाइपोथेसिस ये बनाया था। अब अगर देखें टेम्पलेट में डिफरेंस है, पिछला जो हमने टेम्पलेट देखा डिमोंट का, उसमें हाइपोथेसिस का कोई जिक्र नहीं था, उसमें बस टाइटल को ही हाइपोथेसिस कंसिडर किया गया था। बट यहाँ पे हाइपोथेसिस होता है अक्सर उसमें, तो हाइपोथेसिस यही है, टाइटल से भी पता चल रहा होता है हाइपोथेसिस का कि रिसर्च का मकसद क्या है या हाइपोथेसिस क्या है। तो हाइपोथेसिस इसमें ये बनाया कि उसने कहा कि मेटफॉर्मिन हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल इन प्रिवेंशन ऑफ सिस्प्लाटिन इंड्यूस एक्यूट किडनी इंजरी, यानी ये जो अगर एक्यूट किडनी इंजरी इंड्यूस करता है तो मेटफॉर्मिन की जो यूज़ है वो उसमें प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये उसका एक हाइपोथेसिस था जिसको वो प्रूव करना चाहते थे। तो उसके बाद ऑपरेशनल डिफिनीशन, एक्यूट इंजरी क्या होती है, किडनी इंजरी क्या होती है, उसका डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद स्टेज 1 क्या होता है एक्यूट किडनी इंजरी का, 2, 3, और कीमोथेरापी किसे कहते हैं, ट्रीटमेंट दैट यूजेस ड्रग्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, या इस तरह, मतलब वही सिंपल चीज़ें। जीएफआर क्या है वो उसने डिफाइन किया हुआ है, वही सिंपल चीज़ें। उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स ये लाजमी होते हैं। स्टडी डिज़ाइन क्या था, रेंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल था इसका। आपके 2 पॉपुलेशन थे, P1 P2, और उसके एक जाहिर बात है कंट्रोल था और एक एक्सपोज्ड था या एक्सपेरिमेंटल था। फिर ड्यूरेशन क्या था, 1 ईयर तक उसने करना था। उसके बाद सैंपल साइज उसने क्या कहा था, 86 पेशेंट का सैंपल साइज था उसका, 43 फ्रॉम ईच ग्रुप। एक हमारे पास जो था वो कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल, दूसरा कंट्रोल, तो 43 + 43 उसने लगाए, 86 टोटल पेशेंट वो उसने कहा कि मैं रिक्रूट करूँगा। उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस लेवल था उसका, और एब्सोल्यूट प्रिसीजन 90%, वो फिर आगे एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ मिस, ये सारी चीज़ें खुद उसने कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह कैलकुलेट किया, ये सारा उसने लिखा हुआ है। बट आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट 95% लिखते, ये बेस्ट तरीका है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% ही होना चाहिए। फिर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, 2 पॉपुलेशन है उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। हमने जो पिछला जो हमारा जो था उसमें क्या था, नॉन प्रोबेबिलिटी कंसेक्टिव सैम्पलिंग थी, कंसेक्टिव नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो थी वो हमने वहाँ पे देखी थी। बट यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सही है। उसके बाद सैंपल सिलेक्शन क्या है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूजन क्या है। इंक्लूजन में इसने कहा कि पेशेंट की एज 10 से 75 साल तक होनी चाहिए, तभी हम उसको रखेंगे। अगर इससे 10 साल से उम्र कम है या 75 से ज़्यादा है तो हम उसको नहीं रखेंगे। उसके बाद पेशेंट्स हैविंग GFR ग्रेटर देन 60 ml पर मिनट, तो उसको हम रखेंगे उस वैसे। अगर उसका GFR इससे कम है तो उसको नहीं रखेंगे। उसके बाद पेशेंट हैव एनी टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी की, अगर पुरानी उसकी हाँ इसको रखेंगे, ये इंक्लूजन क्राइटेरिया की, उसकी जो GFR है वो अगर इससे कम हो तो उसको नहीं रखेंगे। उसके बाद पेशेंट्स हैव एनी टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी, और पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो कैंसर का पेशेंट हो, सही है, और ये भी ज़रूरी है कि उसको सिस्प्लाटिन की कीमोथेरापी दी जाने वाली हो, तभी जाके हम उस, यानी ये 3 टैग्स उसने लगा लिए कि ये हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे जो सैंपल के, उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कौन कौन से पेशेंट हमारे सैंपल का हिस्सा नहीं बन सकते, वो ये है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर किसी को है तो वो नहीं हमारे सैंपल का हिस्सा नहीं बन सकता।
अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोलिथियासिस या नेफ्रोक्टमी या रीनल सेल कार्सिनोमा की हिस्ट्री है तो वो भी इस स्टडी का हिस्सा नहीं बन सकता। पेशेंट्स हैविंग हिस्ट्री ऑफ मेटफॉर्मिन इंटॉलरेंस, ऑब्वियसली मेटफॉर्मिन का रोल ही वो देख रहे थे, अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन के लिए इंटॉलरेंट है तो उनके किसी काम का नहीं। इसके बाद डेटा कलेक्शन, उसने कहा कि 86 पेशेंट होंगे, इंक्लूजन क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट और रेडियोलॉजी की मदद से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इनरोल करेंगे। उसके बाद विद इन 1 ईयर ऑफ अप्रूवल ऑफ द साइनोप्सिस, ये सारा अपने प्लान बताना होता है कि मैंने कैसे किस प्लान के तहत डेटा कलेक्ट करना है, कितने पेशेंट है, कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। फिर ये सारे आगे उसने कर दिया। Acute kidney injury will be staged according to kidney disease improving ये क्या था, गाइडलाइंस आउटकम्स, इस तरह कुछ इसका है। MDRD फार्मूला, ये GFR को मेजरमेंट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। तो इस तरह से उन्होंने सारा अपना डेटा कलेक्शन प्रोसीजर बता दिया उसमें। उसके बाद डेटा एनालिसिस प्रोसीजर उसने बताया कि मैं SPSS 26 इस्तेमाल करूँगा, सही है। उसके बाद क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एज वगैरह, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन वगैरह, ये सारे वो निकाल के उसने बता दिया कि ये निकालूंगा। उसके बाद आउटकम्स एंड यूटिलाइजेशन, आउटकम्स क्या होंगे वो बता दिए कि इन दिस स्टडी वी विल फाइंड द इंसिडेंस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी कैंसर पेशेंट के अंदर आफ्टर कीमोथेरापी। तो ये सारे उसने आउटकम्स भी बता दिए और वो किस तरह आगे काम करेगा वो भी। सो वी कैन टेक प्रोफाइलेक्टिक थेराप्यूटिक मेजर्स अकॉर्डिंगली, तो ये उसने आगे बता दिया इसका यूटिलाइजेशन। उसके बाद शेड्यूल एंड फेजिंग, 5 फेजेस के अंदर ये रिसर्च होगा। पहले साइनोप्सिस की अप्रूवल होगी इनिशियल, फिर उसके बाद सेकंड में क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगी फॉर 1 ईयर आफ्टर अप्रूवल ऑफ द साइनोप्सिस। साइनोप्सिस जब से अप्रूव हो गया उसके बाद 1 साल तक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, सही है। 1 साल तक उसको फॉलो अप किया जाएगा पेशेंट को। उसके बाद थर्ड जो है डेटा एंट्री इन SPSS एंड एनालिसिस विल बी डन, वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा, डेटा एंट्री और फिर उसके एनालिसिस करना। उसके बाद फोर्थ चीज़ क्या है, सबमिशन ऑफ द थीसिस, जो थीसिस है उनको सबमिट कराना विद इन 3 इयर्स ऑफ अप्रूवल ऑफ साइनोप्सिस। 3 साल के अंदर वो थीसिस को सबमिट कराएगा। और आर्टिकल कब पब्लिश होगा, 5 साल के बाद आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द साइनोप्सिस, यानी तब तक वो उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके साथ भी ये रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लिनिकल ट्रायल्स है, काफ़ी लेंथी है, तो इस तरह से होता है। वैसे भी आजकल चूँकि इतना ज़्यादा बर्डन होता है उसके ऊपर, तो अगर आप कोई आर्टिकल देते भी हैं पब्लिकेशन के लिए तो वो पब्लिश ही नहीं हो पाता, इतना टाइम लगता है उनके ऊपर। आजकल तकरीबन 8 से 10 महीने तो नॉर्मल लगते हैं किसी भी जर्नल में जब आप सबमिट कराते हैं उसके बाद, और ओवरऑल प्रोसेस पे तो साल से ज़्यादा ही लगता है। बट एनीवे देखते हैं, बट जर्नल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आई नो, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का पता है जो अकॉर्डिंग टू हर के उन्होंने एक रात में एक आर्टिकल लिखा और उसको जर्नल में क्या किया, सबमिट कराया एंड इट गॉट पब्लिश्ड। तो ऐसे भी हैं हमारे सीनियर्स, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस जर्नल को, अगर आप किसी आम जर्नल को सेलेक्ट करते हैं डेफिनेटली वहाँ पे पब्लिश हो जाते हैं, बट उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद रेफरेंसेस आपने देखने हैं। रेफरेंसेस ऑब्वियसली जो आपने इंट्रोडक्शन में कुछ रेफ़र किया है किसी आर्टिकल को, उनके रेफरेंसेस लिखने हैं, जितने भी बनते हैं वो सारे लिखने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को सोच में रखते हुए। उसके बाद क्वेश्चनेयर हैं, सही है, एक सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्वियसली पेशेंट्स है तो उनके आपने याद रखने होते हैं, एड्रेस फॉलोअप के लिए याद रखना होता है। ये हर परफॉर्मर के लिए ज़रूरी नहीं होते। नेम, एज हाँ, अगर आप एज और जेंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपने बेशक उसको रखना है। उसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, ये एड्रेस भी ज़रूरी नहीं होता हर स्टडी के लिए, ये स्टडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी के हिसाब से आपने क्वेश्चनेयर या परफॉर्मा आपने डिज़ाइन करना होता है। फिर इंक्लूजन क्राइटेरिया में आपने टिक करना है कि हाँ ये मेरा पेशेंट इंक्लूजन क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक या नहीं है, एक्सक्लूजन इसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता। उसके बाद टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी, ये अब क्वेश्चनेयर असल परफॉर्मर शुरू हो गया, ऊपर तो बायोडेटा था ना और सिलेक्शन के हवाले से वो था कि सैंपल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद मेलिग्नेंसी, टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी चेक करनी है, कीमोथेरापी यूज्ड और डोज ऑफ कीमोथेरापी, ये जितने भी क्वेश्चन है ये उसके अपने उसके हवाले से ग्रुप ए या ग्रुप बी जो था।
ये कंट्रोल, ये एक्सपेरिमेंटल था, ये जो था वो कंट्रोल था। तो इस तरह से 2 ग्रुप उसके पास थे। उसके बाद ये है आपके पास कंसेंट रिटन फॉर्म में, कि के अंदर आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में सबमिट कराते, रजामंदी नामा और यहाँ पे कंसेंट फॉर्म। आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन दिस रिसर्च स्टडी, पहले से ही उसने ये एग्री कर लिया। तो वो जब ये सारा पढ़ेगा कि मुझे उसके बारे में बता दिया गया, सारे बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स एक्सप्लेन कर दिए गए, और मैं उसको अलाउ करता हूँ डॉक्टर को या उसके किसी भी अथराइज पर्सन को कि वो मुझसे घर पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो वो पेशेंट के यहाँ पे बायोडाटा वगैरह, डेमोग्राफिक जो उसके पार्टिकुलर्स है वो यहाँ पे फिल करके साइन करेगा, एंड ओबियसली उसका कंसेंट हो जाएगा। ये आपने साइनोप्सिस के साथ सारी चीज़ें कंसेंट फॉर्म डिज़ाइन करके आपने उसके साथ वो करने, सबमिट कराने होते हैं। उसके बाद पेशेंट्स इंफॉर्मेशन एंड सेफ्टी ब्रोशर, ये भी साथ आपने, जो भी एमडी साहब थे उन्होंने ये इस तरह से कहा था कि ये हमारा क्या नाम है, रिसर्च है, और ये उसका मकसद है, ये उसका तरीका है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं। तो ये पेशेंट सेफ्टी के हवाले से कि साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताने पड़ते कि ये साइड इफ़ेक्ट्स मेरी स्टडी के हो सकते हैं, लिहाजा ये पेशेंट को आपने देना होता है, उसको बताना होता है, और ये आपने साइनोप्सिस के साथ भी सबमिट कराना होता है, ताकि उनको भी पता हो कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या वो इस क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं कि उनको अलाउ किया जाए, एथिकल है कि नहीं है। उसके बाद सेंक्टिटी ऑफ डेटा एफिडेविट, यानी आप जो डेटा इस यूज़ कर रहे हैं उसको आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे मेंटेन करेंगे, और ये है द अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट शुड बी गिवन टू KEMU। तो ये यूनिवर्सिटी के हवाले से, IRB के हवाले से, और जो पेशेंट का डेटा है उसको आप कैसे डील करेंगे, वो सब के बारे में आपका एक हल्फनामा होता है। तो ये सब कुछ आपने सबमिट कराना होता है। यहाँ पे फिर आखिर के अंदर एफिडेविट में ऑब्वियसली जो डॉक्टर है, ये तो मैंने आई निशान इसके ऊपर लगा दे ताकि ये पता ना चले कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। बाकी ये प्रोफेसर जो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उनका तो साइन नज़र आ रहा है, बट इट्स ओके। यहाँ पे डॉक्टर और यहाँ पे उसका जो है क्या नाम है, सुपरवाइज़र। तो ये चीज़ें जो थी अभी तक आपने साइनोप्सिस में देख ली, और यही क्या है, एनफ है फॉर टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट जो स्टेप है कि जब आपको एथिकल अप्रूवल मिल जाती है तो आपने फिर डेटा कलेक्ट करना है और क्वेश्चनेयर बनाना है। क्वेश्चनेयर बना के फिर उसका डेटा कलेक्ट करना है। क्वेश्चनेयर कैसे बनाते हैं, कैसे हासिल करते हैं, वो पढ़ेंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके टाइप्स कौन से डेटा कलेक्शन के। सो फार यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।